my dear students, today we will read about debate writing कि बच्चे ये डिबेट क्या होती है, कितने मार्क्स की आती है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में और इसको कैसे लिखना है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे ये डिबेट राइटिंग हमारी बोर्ड में 12th क्लास में 10 मार्क्स की आती है और इसकी वर्ड लिमिट होती है 150 to 200 वर्ड्स। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि ये डिबेट होती क्या है। What is a debate? It is an argument। मतलब दो स्पीकर्स के बीच में या ग्रुप ऑफ स्पीकर्स के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है जो कि दोनों ग्रुप्स दोनों के डिफरेंट स्पीकर्स अपने अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं उस सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये एक और जो एक गुड डिबेट होती है उसमें सारे प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं हमारे सब्जेक्ट के। हमारा जो क्वेश्चन होता है उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स उसके अंदर कवर होते हैं हमारी एक गुड डिबेट के अंदर। सो इट इज़ एन आर्ग्यूमेंट और अ डिस्कशन बिटवीन टू स्पीकर्स और टू ग्रुप्स ऑफ स्पीकर्स एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट अ सब्जेक्ट। क्लियर हो गई बच्चे बात आपको कि डिबेट होती क्या है। ओके, तो अब बच्चे हम ये रीड करते हैं कि हमें एक अच्छी डिबेट लिखने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या करना होता है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं एक अच्छी डिबेट लिखने के लिए। अब हम वो पढ़ते हैं। First one is research your material. What you have to do, you have to research your material. You guys have to research कि आपने लिखना क्या है, लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो एक गुड रिसर्च इज़ हेल्पफुल इन राइटिंग अ गुड आर्ग्यूमेंटेटिव डिबेट। ये किसके बीच में होता है, ये दोनों साइड्स, आपने दोनों साइड्स के ऊपर सोचना है, उसके फेवर में भी और उसके अगेंस्ट में भी, कि आप किस पे बेटर लिख सकते हो। दोनों के बारे में सोच के उसी के बाद ही आप उसको लिखना शुरू करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिसर्च योर मटेरियल। देन द सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ योर डिबेट। आपको क्या करनी है, एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है अपने मेन पॉइंट्स की। ठीक है, आपने अपने मेन पॉइंट्स की, अपनी डिबेट की आउटलाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद ही आपने डिबेट लिखनी है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ योर डिबेट। आपने एक बार रिसर्च कर लिया, अपना मटेरियल कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप अपने मेन पॉइंट्स को एग्जैक्टली जो आप लिखना चाहते हो, एग्जैक्टली जो आप अपने अपोनेंट के लिए अपोनेंट के सामने बोलना चाहते हो, प्रूव कराना चाहते हो अपनी पोजीशन को, तो आपने अपने मेन पॉइंट्स को उसके अंदर डालना है, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, और व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जोट डाउन द सब पॉइंट्स अंडर योर मेन पॉइंट्स। अपने मेन पॉइंट्स के अंडर आप क्या लिखोगे, सब पॉइंट्स भी लिखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर होगी बात आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिसर्च योर मटेरियल, देन यू हैव टू ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ योर डिबेट। ठीक है, दिस इज द सेकेंड थिंग यू हैव टू डू। नाउ द थर्ड थिंग इज, आपको एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन लिखनी है। क्या करना है आपको एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन देनी है। जब आप एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन दोगे ना, देन योर एग्जामिनर विल इम्प्रेस्ड बाय यू, totally impressed by you. Okay बच्चे, you have to write an impressive introduction so that your examiner will be impressed by you. ठीक है, आप अच्छी सी इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आपका जो एग्जामिनर है चेक करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा कि बच्चे ने बहुत ही अच्छी डिबेट लिखी हुई है और बच्चा प्रिपेयर है। ठीक है, so a good introduction is the basic requirement for a good debate. You need to catch the audience, you have to catch the audience attraction. आप जब आपने कभी कोई डिबेट सुनी हो टीवी पे या फिर अपने स्कूल में कोई डिबेट ऑर्गेनाइज हुई हो, वो सुनी हो आपने, तो आपने देखा होगा कि वो बिगनिंग जो होती है उनकी, वो बहुत ही हैवी होती है, बहुत ही ऐसे अट्रैक्टिव होती है, जिससे कि हमारे ऑडियंस हैं उनकी अटेंशन क्या हो जाती है, बिल्कुल वो स्पेल बाउंड हो जाते हैं ऑडियंस, और वो इतने ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते हैं उनकी वो सुन के कि उनको मन करता है कि वो आगे भी सुने, ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है, इंटरेस्ट सेटअप हो जाता है। ठीक है, और and one and most important thing is, don't forget to address the jury and the audience respectfully. What you have to do, you have to address the jury and the audience very respectfully before starting your argument, before starting your debate. This is the main thing that you can't skip. Okay, नेक्स्ट थिंग इज सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स विद एग्जाम्पल। बच्चे अगर आप क्या करोगे, अगर आप अपने फैक्ट्स दिखाओगे, एग्जाम्पल्स डालोगे, तो उससे आपकी जो रिपोर्ट है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। जैसे अगर हमें किसी को कोई चीज़ प्रूव करनी हो, तो अगर हम एग्जाम्पल्स दे दें उनको, एग्जाम्पल्स के साथ, फैक्ट्स के साथ,
उनको अगर हम अपना पॉइंट समझाएं तो वो ज़्यादा क्लियर होता है ना, कंपैरेटिवली। अगर आप उनको एग्जांपल्स दोगे, फैक्ट्स दिखाओगे, तो सामने वाले बंदे को भी लगेगा कि अरे हाँ यार ये सही कह रहा है, ये अगर इसके व्यू फेवर में है तो क्यों फेवर में है, वो उसके लिए पूरी सारे फैक्ट्स इकट्ठे करके लाया हुआ है और वो प्रूव कर रहा है, ठीक है ना। तो try to give examples or facts. It is a good decision to include few examples in support of your argument. This makes your debate, your point of view easy to convey, है ना, to the audience and in an effective manner. So that's why try to use some example in your debate. So these are the 4 main points that we have to follow while writing a debate. ओके बच्चे, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, रिसर्च योर मटेरियल। देन सेकंड वन इज़ आपको मेन पॉइंट्स की आउटलाइन ड्रॉ करनी होती है। फिर उसके बाद आपकी इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, जिससे कि आपके जो ऑडियंस है या फिर एग्जामिनर है जो आपकी रिपोर्ट चेक करेगा, डिबेट चेक करेगा, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएगा। उसको लगेगा कि बच्चा टोटली प्रिपेयर है। आप इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन में कोट्स वगैरह कुछ भी, कुछ अच्छा जो फ्रेज़ कुछ भी आपको लगता है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपने आर्ग्यूमेंट को दिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल्स देने हैं, फैक्ट्स दिखाने हैं। इससे आपकी डिबेट जो है, आर्ग्यूमेंट जो है, वो बहुत ही अच्छा लगेगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बच्चा प्रिपेयर्ड है एग्ज़ाम के लिए। Now what you have to do while writing your debate, now I am going to tell you this, कि आपने क्या करना है। आप जब अपनी डिबेट लिख रहे हो तो आपने कौन कौन से पॉइंट्स को अपने माइंड में और रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ तो बता ही दी, और अब एक और चीज़ है दैट यू हैव टू डू एंड दैट यू हैव टू अवॉइड। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। सो बिफोर यू राइट योर रिपोर्ट, बिफोर यू बिगिन योर राइटिंग, राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स। मैंने आपको पहले ये रिपोर्ट राइटिंग में भी बताया था, अब मैं डिबेट राइटिंग में भी यही बता रही हूँ कि आप अपनी आंसर शीट के बैक पे, रफ शीट पे अपने सारे पॉइंट्स को एक जैसे हम कहते हैं ना कि छोटे छोटे उसमें मेन पॉइंट्स बना के आप लिख देंगे, रेलिवेंट पॉइंट्स जो उनको, ताकि हम भूले ना लिखते टाइम। इससे क्या होगा, हमारी जो सीक्वेंस होती है वो इजीली मेंटेन हो पाएगी जब हम अपनी डिबेट लिखेंगे तो। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा, ये तो कर लिया हमने, अपने पॉइंट्स को लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपनी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स को चेक करेंगे। सेकंड थिंग इज़ वी हैव टू चेक आवर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरी मार्क्स। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको इसका चेकिंग का वो बताया था, फॉर्मेट क्या होता है, मार्क्स की डिवीज़न क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग में मैंने ये क्लियर की थी आपको बात। 10 मार्क्स की अगर हमारी आती है तो उसमें चेकिंग का हमारे मार्क्स की डिवीज़न कैसी होती है। सिमिलरली डिबेट में भी ऐसे ही हमारी डिवीज़न है मार्क्स की। तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग्स के भी नंबर कटते हैं, तो इसका भी आपने बहुत ध्यान रखना है। अब आप कहोगे मैम भाई ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अब हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को देखते रहेंगे तो हमारा तो टाइम चला जाएगा। बच्चे, अगर आपने हाईएस्ट स्कोर करना है तो आपको इन सब चीज़ों को मैनेज करके, अपना टाइम मैनेज करके ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होंगी और अच्छे से अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। नाउ द थर्ड थिंग इज़ यू हैव टू लीव एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइन्स बिटवीन पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ्स के बीच में एक एक लाइन आपको छोड़नी है, ताकि आपका जो डिबेट है, राइटिंग पोर्शन है, वो बिल्कुल क्लीन दिखे, प्रेजेंटेबल लगे, सुंदर लगे देखने में भी, ठीक है, खचमच ना लगे, मेसी ना लगे। क्लियर हो गई आपको बात। तो यू हैव टू लीव एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइन्स बिटवीन पैराग्राफ्स टू मेक इट क्लीन। सो नेक्स्ट थिंग इज़, ये चीज़ मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में भी बताई थी, मेन पॉइंट्स जो आपके हैं उनको अंडरलाइन करना मत भूले। एंड ये आपको कब करना है, रिपोर्ट राइटिंग में भी मैंने बोला था, अब भी बोल रही हूँ, ये आपको आफ्टर फिनिशिंग योर एग्ज़ाम, जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब करना है आपने, विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल और स्केल। उसकी हेल्प से आपने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। क्लियर हो गई बच्चे बात। तो नेक्स्ट थिंग हमारी क्या है, कुछ कोट्स, कुछ जर्नल कोट्स आप प्रिपेयर रखो अपने, ताकि उन जर्नल कोट्स को आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हो, किसी भी राइटिंग पोर्शन में डाल सकते हो। तो आप कुछ कोट्स होते हैं जो जर्नली हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उनको ध्यान में रखो, उनको रीड करो। इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और ये दिखेगा कि आप प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। और प्रेजेंटेशन तो अपने आप में है ही इम्पॉर्टेंट। क्लियर हो गई बात। तो अब ये आइडियाज़ आपको कहाँ से आएंगे, बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ो, बहुत सारे राइटिंग स्किल्स के टॉपिक पढ़ो, जिससे कि आपका माइंड वैसे ही सेटअप हो जाएगा, आपके माइंड में वो चीज़ें ऐसे ही जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, वो चीज़ को अटैम्प्ट करने बैठोगे, तो आपके माइंड में अपने आप वो चीज़ें आने लग जाएंगी, क्योंकि आपने वो पढ़ रखी होंगी कहीं ना कहीं।
ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको मेजर, जो आजकल हमारे एनवायरनमेंट में चल रहा है, जो आसपास हमारे अराउंड हो रहा है, उन टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, सो दैट अगर उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाए तो आपके हाथ में उसका रेलेवेंट डाटा हो कि आप लिख सको उसके बारे में। तो आपको क्या करना है, एंटायर ईयर में जो जो चीज़ें हुई हैं, जो जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में हुई हैं, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, जो भी सोशल एनवायरनमेंट, जो भी इश्यूज़ ऐसे हैं, उनको आपने क्या करना है, उनके बारे में आपको नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, सो दैट आप वहाँ पे जाके कंफ्यूज ना हो, आपको आप ऐसे ब्लैंक ना बैठे रहो कि आपको समझ ना आए कि मैं इसमें लिखूँ क्या। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो डिबेट है, रिपोर्ट है, वो क्या हो जाएगी, आर्टिकल है, स्पीच, जो भी वट एवर द टॉपिक, राइटिंग स्किल टॉपिक जो भी आया आपका, वो क्या होगा, वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। ठीक है बच्चे। और भूलना मत, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जरूर देखते हैं हम। प्रीवियस ईयर के पेपर को देखोगे तो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के टॉपिक्स जो हैं हमारा बोर्ड देता है पेपर में। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। यस, तो ये तो चीज़ें थी हमने जो करनी है, जो हमने अपने डिबेट को अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान में रखनी है। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अवॉइड करनी है, हमें नहीं करना है रिपोर्ट अपनी डिबेट लिखते टाइम। फर्स्ट इज, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स। आई हैव सेड दिस यू अर्लियर ऑल्सो कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स मेंशन नहीं करनी है, वेदर इट इज़ योर नेम, स्कूल नेम और एड्रेस, ये चीज़ ध्यान में रखना। और कभी भी अपने राइटिंग स्किल को वन गो में नहीं लिखो। एडिक्वेट पैराग्राफ्स, फॉर्मेट जो आपको पढ़ाया गया है आपके टीचर ने, उसको फॉलो ज़रूर करो, वो फॉर्मेट CBSE की तरफ से ही होता है। ठीक है, तो डोंट राइट इन वन गो, मेक श्योर यू फॉलो द राइट फॉर्मेट एंड मेक पैराग्राफ्स। आपको एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करनी है। शॉर्ट फॉर्म सिर्फ कहाँ यूज़ होंगी, हमारी नोट मेकिंग में। दैट इज़ हमारे सेक्शन ए में जो नोट मेकिंग आता है उसमें हमारी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होंगी, अदरवाइज हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हमने किसी टॉपिक में यूज़ नहीं करनी है। अब आजकल जब मैं पेपर चेक करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, ये देखती हूँ कि बच्चे जो हैं, जो अपने व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह पे जब चैटिंग करते हैं तो जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, यू को ऐसे लिख दिया, टाइम को TYM लिख दिया, वो पेपर में ऐसे ही लिख जाते हैं। इसके मार्क्स कटेंगे आपके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बेटा कि आपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करनी है। डोंट यूज़ स्लैंग्स और शॉर्ट फॉर्म्स इन योर राइटिंग स्किल्स। आपको राइटिंग स्किल्स में सेक्शन C में, सेक्शन A में भी बस आपको नोट मेकिंग में शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीवेशंस यूज़ करनी है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल एब्रीवेशंस यूज़ करनी है, अदरवाइज आपको कहीं पे भी लैंग्वेज के पेपर में एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करनी है। और रॉन्ग फैक्ट्स कभी भी मेंशन मत करना, अपने अकॉर्डिंग मान के जी अच्छा एज्यूम करके हमने लिख दिया, नो। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, फैक्ट्स का मतलब यही होता है जो सच है, जो एक्चुअल है, तो आप रॉन्ग उसको कभी भी मेंशन मत करना। ठीक है, और अपनी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट को एक्सटेंड मत करना, और एक टॉपिक पे ज़्यादा टाइम आपने स्पेंड नहीं करना है क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। जितना आपके माइंड में आ रहा है, जितना टाइम आपने अलॉट किया हर चीज़ पे, हर टॉपिक पे, उतना ही टाइम आप देना, अदरवाइज़ आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये थी चीज़ें जो हमें माइंड में रखनी है, व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव टू अवॉइड वाइल राइटिंग योर डिबेट, ये वो चीज़ें हैं। अब आगे हम इस बच्चे, ये कुछ की फ्रेजेस हैं जो आप लिख लो, अपने पास लिख के रखो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी डिबेट में। स्टार्टिंग जब हम लिखते हैं तो व्हाट आर दैट की फ्रेजेस, राइट डाउन। आई होल हार्टेडली एंडोर्स, in fact I believe, it is conjectured by many that it is an established fact that in recent years, I think the saying, जो भी saying है, applies to this case, no one can deny the fact। तो ये कुछ की फ्रेजेस है जो आप अपने डिबेट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई आपको बात। अच्छा, अब बच्चे हम इसका एक बारी फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ये डिबेट कितने पैराग्राफ्स में कवर होगा और कैसे हमें लिखना है, इसका क्या फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्टरी पैरा। फर्स्ट पैरा जो आपका होएगा, दैट इज़ योर इंट्रोडक्टरी पैरा, जिसमें आपने जिसमें आपकी सारी सैल्यूटेशंस और टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो भी है, फॉर द मोशन लिख रहे हो या आप अगेंस्ट द मोशन, फॉर होता है आप उसके फेवर में हो, अगेंस्ट आप उसके अगेंस्ट में हो। और स्टार्ट आपने कैसे करना है, ग्रीट करके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एस्टीम्ड जजेस, ऑनरेबल गेस्ट। ये भाई हर कोई बच्चा अपने अकॉर्डिंग अलग भी कर सकता है, बट मैंने आपको ये एग्जांपल के उसमें दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एस्टीम्ड जजेस, ऑनरेबल गेस्ट, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट्स। आई, your name, not your name given in the question. If the name is not given there, so you have to mention XYZ.
यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिवील योर पर्सनल डिटेल्स हेयर। मैंने आपको ये पहले ही बोल दिया है। आई XYZ फील ऑनर टू बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, या तो फॉर द मोशन होगा या फिर अगेंस्ट द, एक लिखना है आपने, दोनों नहीं लिखना, ठीक है। या फिर फॉर द मोशन लिखोगे या फिर अगेंस्ट द मोशन, फॉर द आपके टॉपिक का नाम। क्लियर हो गई बात आपको? ये था, हमने इसमें लिखना है। अगर आप यहाँ पे अपना स्कूल मेंशन भी करना चाहते हो तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पैरा। नाउ द सेकंड पैरा, व्हाट इज द सेकंड पैरा? सेकंड पैरा में आपकी प्रॉब्लम आएगी। पूरी प्रॉब्लम ये हमारे सेकंड पैरा 2 पैराज में डिवाइड होगा, ठीक है। 2 पैराज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रॉब्लम जो है पूरी, आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है, उसको आप पूरा डिफाइन, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करोगे। तो सबसे पहले आप ट्राई करो, कोशिश करो इसको इम्प्रेसिव स्टार्टिंग देने की, अच्छा सा स्टार्टअप देने की इसको कोशिश करो। आप ट्राई करो अपने जो टॉपिक है उसका मीनिंग उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो एक लाइन में, ठीक है। 1-2 लाइन में उसको कवर करने की कोशिश करो। कुछ कॉर्ड्स, स्टार्टिंग के कॉर्ड्स इशू से रिलेटेड हैं, वो डालने की कोशिश करो ताकि वो इम्प्रेसिव लगे, अट्रैक्टिव लगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब एक हमें सीक्वेंस फॉलो करनी है, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, रिपोर्ट राइटिंग में सीक्वेंस फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपके पास बच्चे देखो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं एक टॉपिक को लेके, और आप उसमें लिखना फेवर या अगेंस्ट जिसमें भी हो, जिसके पॉइंट्स आपके पास ज़्यादा हैं। अब भाई देखो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अब आप सारे के सारे तो जॉट डाउन नहीं कर सकते हो ना, तो आपको रिलेवेंट पॉइंट चूज़ करने हैं जो कि आपने लिखने हैं, जो कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो जिनको, और जो रेलेवेंट है। आपको सिर्फ वही पॉइंट्स लिखने हैं, लॉजिकल, रेलेवेंट, सारे के सारे आपने नहीं लिखने हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। सबसे रिलेवेंट पॉइंट्स, आपके पास बहुत सारी कलेक्शन है उसके बारे में, आपको बहुत सारे नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, लेकिन आपने सभी का सभी उसके अंदर पोर आउट नहीं करना है। सिर्फ क्या लिखना है, जो रिलेवेंट डाटा, रिलेवेंट है, जो लॉजिकल है, वही उसके अंदर आपने डालना है। यहाँ पे अब आपकी इंटेलिजेंस, यहाँ पे अब आपका स्मार्ट वर्क दिखाई देगा कि आप कितने स्मार्टली, कितने अच्छे तरीके से अपने थॉट्स को, अपनी जो आपका माइंड कहता है, जो भी आपके पास है मैटर, उसको पोर आउट करते हो, ठीक है। ओके। और एक और चीज़, आपको भाई जिस भी आप फेवर में बोल रहे हो या अगेंस्ट में बोल रहे हो, आप उससे क्लियर होने चाहिए बिल्कुल पहले। जब तक आप ही उससे स्ट्रांगली बिलीव नहीं कर रहे अपने पॉइंट पे, तो आप दूसरे को कैसे प्रूव करोगे कि भाई मेरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। पहले तो आपको क्लियर करना है अपने थॉट्स, आपको अपने माइंड में क्लियर होने चाहिए, ताकि आप बिल्कुल कहते हैं ना, डबल मीनिंग ना कन्वे करो अपने डिबेट के थ्रू, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके थॉट्स। अब तो नेक्स्ट थिंग क्या आ जाती है, हमारे थर्ड पैराग्राफ में हमारा आ जाता है सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन तो भाई हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो हमें भी लिखना है सॉल्यूशन। तो हम इसमें क्या कवर करेंगे, अपना सॉल्यूशन कवर करेंगे। तो ये क्या होना चाहिए, ये पैराग्राफ हमारा शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए, जहाँ पे आपने बहुत ही रैशनली अपने आप को शो करना है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए आपके ऊपर की जो प्रॉब्लम है उसका, ठीक है। इन केस आप नहीं अपने फिगर आउट कर पा रहे हो, तो कुछ अवेयरनेस आप इन्वॉल्व कर सकते हो, स्प्रेडिंग अवेयरनेस के पॉइंट्स। अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप किससे एंड अप कर सकते हो इसको, आप इस पैराग्राफ में क्या लिख सकते हो, कुछ आप अवेयरनेस के बारे में, कैंपेन्स के बारे में, कुछ लॉज के बारे में, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में भी आप इस पैराग्राफ में डाल सकते हो, अगर आपको कोई और सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो इस पैराग्राफ में आप ये चीज़ें कवर कर सकते हो। इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। और ऐसे कोट्स यूज़ करने हैं आपने, और जर्नल आपने, जैसे वर्किंग टुगेदर, यूनिटी के साथ, ठीक है। ये कुछ ऐसे कोट्स आप अपने पास तैयार रखोगे जो कि आप इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो यूनिटी के ऊपर कुछ, वर्किंग टुगेदर, वही इन्हीं के ऊपर कुछ कोट्स आप रेडी रखना। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आपके पास कोट्स, कुछ जर्नल कोट्स रेडी होंगे, तो आप अपनी राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि ये रहा, वेर एवर देयर इज यूनिटी देयर इज ऑलवेज विक्ट्री, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और ऐसे कई और भी कोट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे कोट्स आपको अपने पास रेडी रखने हैं। नाउ लास्ट हमारा आ जाता है कंक्लूडिंग पैरा। लास्ट हमारा कंक्लूजन में क्या है, हमारी वही क्लैरिफिकेशन हमारी स्टेटमेंट की, और क्या होता है, ऑडियंस को थैंक करना कि वो आपके पेशेंट लिसनर्स बने, और
ये पैराग्राफ भी आपका शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। आप इसमें कुछ ग्लिटर ऐड कर सकते हो, क्वॉट्स, जैसे कि द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, कुछ ऐसा कुछ एडअप कर सकते हो जिससे कि आपकी जो एंड है डिबेट का वो बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लगे, ग्लिटरिंग इफेक्ट दे उसमें आपकी डिबेट में। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा था कि हमने क्या क्या पॉइंट अब डिस्कस करे, कैसे हमने 4 पैराज में अपनी रिपोर्ट को कवर करना है और कितने अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेजेंट करना है, ये मैंने आपको चीज़ बता दी है। तो आई होप अब आप इसको लिख पाओगे अच्छे से। यस बच्चे, तो अब हम एक अपनी सैम्पल डिबेट देखते हैं, एक बार उसको रीड करते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे लिखनी है। तो ये हमारी सैम्पल डिबेट, दैट इज़ वॉर्स ऑलवेज क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स देन दे सॉल्व। ठीक है, अब हम इसके फॉर द मोशन लिख रहे हैं। पहले सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आप अपना जो टॉपिक है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख के और ब्रैकेट्स में ही साथ में आप लिख दोगे फॉर द मोशन लिख रहे हो या फिर आप अगेंस्ट द मोशन लिख रहे हो, यहीं पे भी आप मेंशन कर सकते हो। तो स्टार्टिंग, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड जजेस, माय ऑनरेबल ओपोनेंट्स, मेंबर्स ऑफ द jury and audience, members of the audience, I am dash XYZ, मेंशन कर देना अगर नाम ऊपर नहीं गिवन आपका। I am XYZ from dash school, I am going to speak for the topic, I am going to speak for the topic, wars always create more problems than they solve। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई आपको बात, आप इसके फेवर में बोल रहे हो। सो फर्स्ट पैरा हमने, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैरा हो गया विद सैल्यूटेशन विद ग्रीटिंग्स एंड ऑल हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग इम्प्रेसिव करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर कि जो वॉर्स हैं वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट करते हैं सॉल्व करने की बजाय। तो द वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी फेस 2 वर्ल्ड वॉर्स, वी हैव विटनेस्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द WTC towers and the war against the AI Qaeda and Taliban in Afghanistan। तो उसने अब मेंशन कर दिया कि ऑलरेडी वर्ल्ड 2 वर्ल्ड वॉर्स फेस कर चुका है, हमने भी विटनेस करी है डिस्ट्रक्शन इनके बीच में जो हुआ था इस अफ़गानिस्तान में, तो हमने ये डिस्ट्रक्शन फेस करी है, देखी है, विटनेस की है। एट होम, terrorism has rocked the Jammu and Kashmir Assembly, our parliament in New Delhi, एंड टेकन अ नंबर ऑफ इनोसेंट लाइव्स। उसने पूरी उसको उसके बारे में बता दिया, वॉर के बारे में, कि कैसे वॉर ने डिस्ट्रक्शन की है। उसको स्टार्टिंग में उसने अपने पॉइंट के फेवर में बता दिया, क्योंकि उसने यही हम उसके फेवर में है ना वो, कि जो वॉर है वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है। तो उसने उसको अपनी फर्स्ट पैराग्राफ में एक हैवी स्टार्ट के साथ उसने बता दिया कि इससे सिर्फ क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेकेंड और थर्ड पैरा हमारा उसमें कवर होगा, बॉडी हमारी प्रॉब्लम जो एग्जैक्ट है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन। येस, द वर्ल्ड हैज़ सीन मैनी वॉर्स बट हैज़ इट सॉल्व्ड एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन पूछ लिया उसने। वॉर्स हैव लेफ्ट इन देयर वेक ओनली डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, द फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, हेट्रेड, jealousy एंड ग्रीड दैट कॉज वॉर हैव स्टिल रिमेन्ड। Children have become orphans, people maimed, entire city have been destroyed, large areas of fertile agricultural land have been laid barren, many have become refugees, large numbers have lost their livelihood and sunk into poverty। उसने डिटेल में बता दिया कि क्या क्या वॉर करता है, वॉर से कितना डिस्ट्रक्शन होता है। These all legacies of war, wouldn't my worthy opponent, ठीक है, वुडन माई वर्दी ओपोनेंट्स एग्री विद मी। अब उसने खुद बोल दिया कि क्या मेरे जो रिस्पेक्टफुली बोला, उसने रूड नहीं होना, हमने ये ध्यान रखना अपनी डिबेट लिखते टाइम, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ एनी रफ लैंग्वेज हेयर। आपने वर्दी, देखो वर्ड यूज़ किया, रिस्पेक्टेबल वर्ड यूज़ किया आपने अपने अपोनेंट के लिए भी। तो वुडन माई वर्दी ओपोनेंट एग्री विद मी दैट वॉर हैज़ सर्टन क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम दैन इट हैज़ सॉल्व, क्वेश्चन मार्क। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मेरे अपोनेंट, रिस्पेक्टेड अपोनेंट एग्री नहीं करेंगे मुझसे कि जो वॉर है वो सर्टेनली ही प्रॉब्लम क्रिएट्स करता है सॉल्व करने से ज़्यादा। तो कहते हैं ना कि वॉर से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, नहीं, उससे ज़्यादा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उसने ये क्वेश्चन पुट कर लिया अपने अपोनेंट से ही, क्या वो एग्री नहीं करते हैं मेरी इस बात से। आगे देखते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑलरेडी फॉट 4 वॉर्स इंक्लूडिंग द कारगिल वॉर, बट अब उसने इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बारे में बता दिया कि 4 वॉर्स हो चुके हैं, कारगिल वॉर को भी अगर हम इंक्लूड करें तो। बट हैज़ इट सॉल्व द बेसिक प्रॉब्लम, तो जो इसके पीछे बेसिक मोटो था क्या वो सॉल्व हुआ, नहीं हुआ। द एनमिटी एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन द 2 नेशन कंटिन्यूज, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, दोनों नेशंस के बीच में जो डिस्ट्रस्ट अभी भी है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। इजंट इट ट्रू दैट इफ बोथ द कंट्रीज शेयर्ड अ पीसफुल रिलेशनशिप, बोथ वुड
बोथ वुड हैव बेनिफिटेड। अब वो कह रहा है कि ये सही नहीं है क्या, इजंट इट ट्रू। मैंने आपको कुछ की फ्रेजेस बताए थे, वो हमने ये लिखने हैं इसमें। अगर हम वो की फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज़ करेंगे इसके अंदर तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन जाएगा आपका, ठीक है। तो इजंट इट ट्रू दैट अगर दोनों कंट्री एक पीसफुल रिलेशनशिप शेयर करे तो दोनों को ही बेनिफिट होगा इससे। तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ ऑन डिफेंस एंड न्यूक्लियर वेपन्स दे कुड हैव स्पेंट इट ऑन फाइटिंग आउट पॉवर्टी। अब हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया, सॉल्यूशन दे दिया उसका, है ना, सॉल्यूशन दे दिया हमने यहाँ पे। क्लियर हो गई बच्चे बात कि ये लार्ज सम जो डिफेंस के ऊपर, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर ये लोग स्पेंड करते हैं, इसके बजाय वो क्या इन अमाउंट को किसके ऊपर स्पेंड कर दे, पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में, हंगर और इलिटरेसी को एलिमिनेट करने में अगर स्पेंड कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सॉल्यूशन दे दिया ना इसका। अब उसने एट लास्ट इतना अच्छा सॉल्यूशन दिया कि इम्प्रेसिव लग रहा है ये सॉल्यूशन, कि कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा है, कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है इससे, कि इतना अमाउंट वो इसके ऊपर स्पेंड करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, डिफेंस के ऊपर। उससे बेटर क्या है कि वो क्या करें, पीसफुल रिलेशनशिप शेयर करें एक दूसरे के साथ, वही बेनिफिट होगा। लड़ने झगड़ने से क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है। तो उसने उसका सॉल्यूशन बता दिया। लास्ट में आप कंक्लूडिंग पैरा में लिखोगे, आई सिंसियरली फील दैट डायलॉग एंड नेगोशिएशंस आर द ओनली वे टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस। एंड अप कर दिया, एंड इवन कम्युनिटीज विद इन अ नेशन इट इज़ बेटर टू स्प्रेड लैंग्वेज ऑफ लव एंड पीस। ठीक है, उसने लास्ट में ये एंड कर दिया कि ये जो डायलॉग और नेगोशिएशंस हो रही हैं, ये सबसे अच्छा बेटर तरीका है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का डिफरेंट नेशंस के बीच में। ठीक है, और ये एक लव और पीस की भावना को स्प्रेड करना सबसे बेटर है, सबसे बेटर सॉल्यूशन है। लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो, थैंक कर सकते हो उनको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, थैंक करोगे अपनी ऑडियंस को, आपको टाइम देना, आपको सुनने के लिए, वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हो और लास्ट में थैंक यू मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चे बात। तो ये हमारा था सैम्पल डिबेट, एक बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेजेंट किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये कि अब हमें कैसे लिखनी है रिपोर्ट। सबसे ऊपर आपका टॉपिक, उसके बाद ब्रैकेट में फॉर द मोशन या फिर अगेंस्ट द मोशन, जिसके बारे में भी लिख सकते हो। देन फर्स्ट योर इंट्रोडक्टरी पैरा, देन सेकंड और थर्ड पैरा आपका एक उसमें जा रहा है, पूरी बॉडी जो आपका कंटेंट कवर हो रहा है। देन आपका सॉल्यूशन आप दोगे, देन कंक्लूजन। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी एक सैम्पल डिबेट थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक और अभी हम सैम्पल डिबेट पढ़ेंगे। ये है बच्चे हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया। तो इसके ऊपर हम डिबेट लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ बेटर और प्रिंट मीडिया इज़ बेटर, जो था उसके ऊपर। सबसे पहले हमें अपने इसमें इंटरेस्टिंग हुक लाना है। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको लिखेंगे। तो हमने स्टार्ट किया बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया। रिस्पेक्टेड जूरी एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपना इंट्रो देना है यहाँ इसने नहीं दे रखा है, आपने देना है ग्रीटिंग के साथ। ठीक है, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माई आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द मोशन। अगेंस्ट द मोशन, आप अगेंस्ट टॉपिक के अगेंस्ट में बोल रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है विल ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ प्रिंट मीडिया, आप इसके अगेंस्ट में बोल रहे हो। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में सैल्यूटेशन के साथ, ग्रीटिंग्स के साथ शुरू करना है और आप उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो। तो अब हम रीड करते हैं। ये देखिए इसका इंट्रोडक्टरी पैरा। वाइल प्रिंट मीडिया, इंट्रोडक्शन में हमने वो फर्स्ट पैरा में हमने वो डाल दिया। अब सेकंड जो हमारा, हम अच्छे से फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन देते हैं जिसको हम फर्स्ट पैरा के बाद लिखते हैं। वाइल प्रिंट मीडिया रेफर्स टू न्यूज़पेपर, मैंने कहा था ना मीनिंग देना है, आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तो वही हम इसमें कर रहे हैं। वाइल प्रिंट मीडिया, While print media refers to newspaper, journals, etc., electronic media refers to television and internet. With the stormy advent of electronic media, it is said by many that the print media will soon die out. उसने बता दिया print media क्या होता है, electronic media क्या होता है। और with electronic media के आने के बाद इतना ज़्यादा जो इतनी भारी मात्रा में जो इतनी स्टॉर्म की तरह आया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे हम लोगों के बीच, तो ये कहा जा सकता है कि जो प्रिंट मीडिया है वो सून क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वाइल देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट गो इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आई डोंट थिंक दैट इट कैन डिमिनिश द चार्म एंड पॉपुलैरिटी ऑफ प्रिंट मीडिया। अब उसने क्या बोला, हालांकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फेवर में हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि जो
एक प्रिंट मीडिया है उसका चार्म और उसकी पॉपुलैरिटी को वो पूरी तरह से डिमिनिश कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए। Some very grave drawbacks are inherent in the very nature of the electronic media. It runs 24 hours, but there can't be enough news to show round the clock. Thus, electronic media tends to be repetitive and boring. इसलिए electronic media क्या लगता है, repetitive और boring सा लगता है, क्योंकि 24 hours वो क्या है, चलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। It is no surprise that even stories of TV serials are projected as news to attract the attention of the viewers. On the other hand, the print media, अगर हम दूसरे उस पर देखें तो जो print media है वो time tested होता है। One can read a newspaper or a journal at any time. किसी भी टाइम उसको read कर सकते हैं and उसको कहीं पे भी carry कर सकते हैं। It is much more affordable than electronic media. उसके फेवर में बोल दिया ना कि ये ज़्यादा affordable है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के comparatively, and it caters to the needs and interest of all the sections of the society. ये सभी sections, सोसाइटी के जितने भी sections हैं उन सभी की needs को satisfy करता है। ठीक है, print media. The editorial comments are a storehouse of knowledge. They widen the mental horizon of the readers. ये क्या करते हैं, हमारे readers के mental horizon को widen करते हैं। ठीक है, editorial comments जो हम लोग print media में मतलब newspaper वगैरह में read करते हैं। तो इसमें हमने अपनी पूरी डिटेल सारा print media के फेवर में हमने बोल दिया। अब इसको end करना है, कंक्लूजन पे आ गए हम बिल्कुल लास्ट में, एंड पे क्या है। Thus we can say that both the print media and the electronic media will continue to exist in their own right. They are not there to compete but to complement each other. Most of the people start their day with print media and gradually as the day advances switch to electronic media. तो बच्चे आप इसको ऐसे एंड करके आप अपने साथ अपना कंक्लूजन देके इसको ख़त्म कर सकते हैं। इस टॉपिक को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को आप अपने एंड में इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो और थैंक्स करके ऑडियंस को लास्ट में थैंक यू कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड सैम्पल डिबेट थी। अब हमारी ये थर्ड है, ये आपने खुद लिखनी है बच्चे। द गवर्नमेंट हैज़ डन अ गुड थिंग बाय बैनिंग द यूज़ ऑफ एनिमल्स इन लेबोरेटरीज फॉर द पर्पज़ ऑफ डिसेक्शन। राइट अ डिबेट फॉर द मोशन इन 150 to 200 वर्ड्स। तो ये आपने रिपोर्ट खुद लिखनी है और इसके कुछ हिंट्स मैं आपको दे देती हूँ। ये इसके हिंट्स हैं, ये आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। एनिमल्स ऑल्सो फील पेन, सच एक्सपेरिमेंट्स मेक स्टूडेंट कैलस टूवर्ड्स एनिमल, इनह्यूमन एटीट्यूड टूवर्ड्स एनिमल इज रॉन्ग, animals are kept in cages and tortured, computer generated models and stimulators are better, animals too have right to live। तो बेटा इसकी आपने एक डिबेट लिखनी है। आप इसको लिख के देखिएगा कि आप इसे लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिबेट राइटिंग जो हमारी 10 मार्क्स की आती है बोर्ड एग्ज़ाम में और जिसकी वर्ड लिमिट 150 to 200 वर्ड्स होती है। आप लोगों को बच्चे आई होप समझ में आ गई होगी। तो बच्चे लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।